आज का टॉपिक है एंटीपार्टम हेमरेज। अब एंटीपार्टम हेमरेज कब बोलेंगे? मोर देन 28 वीक्स पीरियड ऑफ गेस्टेशन के बाद हम क्या बोलेंगे? ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बोलेंगे हम एंटीपार्टम हेमरेज। तो अब क्या क्या कोजेज है, किस किस में हो सकती है? तो सबसे पहला आ गया कोज है एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, दूसरा प्लेसेंटा प्रेविया, तीसरा वैसा प्रेविया। तो मेनली हम कौन से होते हैं? ये दो मेनली होते हैं, हम इन दो को पढ़ेंगे। एब्रेप्शियो प्लेसेंटा क्या होता है भाई? हम पढ़ेंगे इसको एब्रेप्शियो प्लेसेंटा को और प्लेसेंटा प्रेविया को एक एक करके। पहले हम सबसे पहले हमारे पास मान लो कोई एंटीपार्टम हेमरेज की पेशेंट आ जाती है तो तुरंत मैनेजमेंट क्या करेंगे? सबसे पहला ब्लीडिंग है तो क्या हो सकता है? ब्लीडिंग लॉस हो सकती है, मतलब ब्लड लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? वाइटल अनस्टेबल हो सकते हैं, बीपी वगैरह कम। तो सबसे पहला क्या करेंगे? हम रिससिटेशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 2 लार्ज आईवी लगाएंगे, एनएस या ब्लड उसको चट करेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे? पर एब्डोमिनली देखेंगे, उसका पर एब्डोमेन फील करेंगे, पर एब्डोमेन करेंगे। अगर पर एब्डोमेन हमने रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर एंड पेनफुल एब्डोमेन हो रखा है तो इसका मतलब क्या है? उसका एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है। अगर सॉफ्ट है और नॉन पेनफुल है तो ये है, और फिर ब्लीडिंग है तो क्या है इसमें? इसमें है तेरा मोस्टली प्लेसेंटा प्रेविया। अब देखते हम कि ये हो गया हमारा, आती है फर्स्ट स्टेप कर दिया हमने रिससिटेट और पर एब्डोमेन कर लिया। सेकंड स्टेट क्या होता है कि अगर फिर देखते हैं वाइटल स्टेबल हैं पेशेंट के और फिर उसके बाद वाइटल अभी भी अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल हो गए हैं या स्टेबल हैं। अब तो अनस्टेबल है तो डायरेक्टली हमने क्या करवाना है? यहाँ पे सी सेक्शन करवा देना है। ठीक है, सबसे पहला मैनेजमेंट यही करना चाहिए कोई भी हो। और फिर उसके बाद वाइटल स्टेबल है तो हम इसको फिर क्या करेंगे? ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन करवाएंगे, यूएसजी करवाएंगे यहाँ पर। इसके यूएसजी में हमने दो चीज़ पता लगी। एक तो क्या हुआ कि ये हमारी यूट्रस है, ये हमारी सर्विक्स है, और ये हमारा प्लेसेंटा कहाँ पे अटैच है? इंटरनल ओएस पे के पास। तो मतलब क्या प्लेसेंटा लो लाइंग है, नीचे की तरफ है। हमने यूएसजी में ऐसा दिखा तो ये क्या है भाई? प्लेसेंटा प्रेविया है। अगर हमने यूट्रस है ये हमारी, और ये हमारा प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा के पीछे ब्लड इकट्ठा हुआ दिखा हमने, तो ये क्या है भाई? एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है। तो ये हमने देखने को मिल सकता है भाई उसमें अपने यूएसजी में सोनोग्राफी के दौरान। अब दोनों की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है? एब्रेप्शियो प्लेसेंटा की और प्लेसेंटा प्रेविया की और एब्रेप्शियो प्लेसेंटा की। सबसे पहले दोनों में पेनफुल पर एब्डोमेन करेंगे तो ये जो होगी इसमें ना तो कोई पेन होगा, और ये क्या होगी? सॉफ्ट होगी हमारी यूट्रस। वहीं यहाँ पे पेन प्रेजेंट होगा, दूसरा यहाँ पे रिजिड स्ट्रक्चर फील होगा हमने। ठीक है, इसके अंदर कोज नहीं होता, अनकोज होता है ब्लीडिंग का, क्योंकि लो लाइंग प्लेसेंटा है वो कॉन्ट्रैक्ट करके ही ब्लीड कर रहा है। मगर एब्रेप्शियो प्लेसेंटा में कोज होता है भाई, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है ज़्यादा, या ट्रोमा है, कोई ट्रोमा हो गया पेट वगैरह पे, एब्डोमेन पे कोई ट्रोमा लगा, उसके बाद एब्रेप्शियो प्लेसेंटा हो गया तो कोज होता है। अब इसमें जो होता है वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखने को मिलती है हमने, और इसमें जैसे DIC डिसमेंटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें किसकी वजह से? थ्रोम्बो ब्लीडिंग के दौरान, ट्रोमा के बाद जो ब्लीडिंग होती है इसमें, उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने DIC वगैरह कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है अपने। ब्लीडिंग जो होती है वो इसके अंदर जो होती है उसमें बिल्कुल रेड कलर का ब्लड आता है, क्योंकि जब कॉन्टैक्ट करेगी यूट्रस जब भी प्लेसेंटा से ब्लीड लूज होगा। मगर यहाँ पे हमको पता है क्या है? पीछे स्टोर्ड है तो वो कभी आ सकता है। तो यहाँ पे जो ब्लड होगा वो क्या होगा? डार्क कलर का होगा, डार्क रेड कलर का। ठीक है, डार्क रेड कलर का। दूसरा जो इसकी ब्लीडिंग होगी वो क्या होगी? अगेन एंड अगेन रिपीट होती रहेगी, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगी जब भी होगी। और इसमें क्या होगी? ऐसा नहीं होता भाई, एक बार होती है ब्लीडिंग, खचक देनी, उसके बाद तो अपना डिलीवरी ही करवानी है अपने। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमने यहाँ पे देखते हैं, आप पर एब्डोमिनली देख चुके हैं।
पर एब्डोमिनली हम देख चुके हैं भाई कि भाई एक तो हम यूट्रस को तो देख चुके हैं पर एब्डोमिनली, दूसरा पर एब्डोमिनली हम क्या देख सकते हैं भाई यहाँ पे और देखते हैं हम पर एब्डोमिनली देख चुके हैं हम, पर वेजाइनल देख लेते हैं फिर हम। पर वेजाइनल जो होती है वो यहाँ पे लो लाइंग प्लेसेंटा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पर वेजाइनल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं भाई एक एक दोनों को हम बारी बारी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लेसेंटा प्रेविया। तो क्या होता है, कुछ बार ये हमारी यूट्रस है, ये हमारा इंटरनल ओएस है, और इंटरनल ओएस पे यहाँ पे हमारा प्लेसेंटा नीचे होता है, नीचे हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं आप, प्लेसेंटा प्रेविया। ठीक है, क्या है बिल्कुल, अब वो किसके है, प्लेसेंटा इंटरनल ओएस के। तो मेनली ये हमने यूएसजी करवाया T1 में, तो आपने यहाँ पे दिखा, और मेनली T3 तक जो होता है वो अपने आप प्लेसेंटा जो है वो पहुँच जाता है ऊपर की तरफ नॉर्मली मैक्सिममली केसों में, मगर कुछ कंडीशन में ये नीचे के नीचे रह जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर तो आप क्या बोलेंगे फिर इसको, प्लेसेंटा प्रेविया। अब इसके कोज क्या क्या है, जो कोज है वो क्या क्या है इसके भाई, किस किस की वजह से ये प्लेसेंटा प्रेविया देखने को मिलता है। तो एक तो भाई यहाँ पे हम इस जगह पे कोई स्कार प्रेजेंट है, पुरानी कोई भी सर्जरिकल स्कार प्रेजेंट है, जो स्कार जो ऊपर नहीं जाने दे पा रहा है किसको, प्लेसेंटा को। तो एक तो होगा भाई एनी सर्जरिकल स्कार। दूसरा प्लेसेंटा का ही साइज बहुत बड़ा है कि भाई इतना बड़ा प्लेसेंटा का साइज है वो नीचे तक आ रखा है, तो प्लेसेंटल साइज बहुत बड़ा हाई है। तो किस किस में देखने को मिल सकता है अपने भाई, प्रेगनेंसी जैसे ट्विन मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी, वो क्या होगा, स्मोकिंग वगैरह होगी। दूसरा प्लेसेंटा क्या होगा, बाइलोबाटा और सक्सी टूरेटा। तो इन कंडीशंस में भी क्या देखने को मिल सकता है अपने भाई, लार्ज प्लेसेंटा तो अपने देखने को मिल सकता है। कुछ और अदर कंडीशन जैसे ज़्यादा एज है, इंक्रीज पैरिटी, तो इनमें भी देखने को मिल सकता है अपने क्या, प्लेसेंटा प्रेविया। अब दो कंडीशन हो सकती है भाई, एक तो इसको तो आप बोलेंगे अगर इंटरनल ओएस के ऊपर है तो आप प्लेसेंटा प्रेविया ही बोल देते हैं। अगर ये प्लेसेंटा इंटरनल ओएस के डायरेक्टली ऊपर है तो प्लेसेंटा प्रेविया ही बोल देंगे। अगर ये प्लेसेंटा इंटरनल ओएस से कितनी विद इन 2 सेंटीमीटर है इंटरनल ओएस का, तो इसको बोलेंगे आप लो लाइंग प्लेसेंटा। इसको प्लेसेंटा प्रेविया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लो लाइंग प्लेसेंटा। अब ये आ गया हमारे पास प्लेसेंटा प्रेविया का, हम और सब पढ़ चुके हैं भाई, इसके बारे में रिस्क फैक्टर भी पढ़ लिया आपने, और अब इसका मैनेजमेंट भी देख लेते हैं। पहला रिससिटेट कर दिया, बाद में आती है तुरंत रिससिटेट करा, यूएसजी करवाया, अगर वाइटल स्टेबल है, अनस्टेबल है तो सर्जरी कर दी, सी सेक्शन कर दिया। तो यूएसजी करवाने के बाद हमने पता लगा कि भाई ये प्लेसेंटा प्रेविया है, तो कंफर्म होगा। अगर दो चीज़ हो सकती है इसके मैनेजमेंट में, एक तो भाई इंसिडेंटल फाइंडिंग है, इंसिडेंटल फाइंडिंग है, हमको पता नहीं था, वैसे ही हमने T1 के दौरान या T2 के दौरान यूएसजी करवाई, उसमें पता लगा हमने कि भाई प्लेसेंटा लो लाइंग प्लेसेंटा है। तो हम क्या कहेंगे, फीमेल से वेट मत उठाना, ज़्यादा समय तक स्टैंड मत करना, और सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करना, तो ये हम उसको कहेंगे। फिर उसके बाद उसका 32 वीक पर आप क्या करेंगे, यूएसजी करेंगे। तो कुछ केसा में तो ऊपर चला जाएगा प्लेसेंटा, और कुछ केस में रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे, प्लेसेंटा प्रेविया प्रेजेंट रहेगा। तो इनमें फिर से हम 36 वीक पे फिर यूएसजी करेंगे, तो इनमें से मैक्सिमा का ऊपर चला जाएगा, कुछों का प्लेसेंटा प्रेविया रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमेशा प्लेसेंटा प्रेविया है तो उसमें क्या करेंगे आप, सी सेक्शन ही करेंगे, वेजाइनल नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो प्लेस अब आ गया इंसिडेंटल फाइंडिंग। मगर इसमें तेरा क्या होगा कि दूसरी तरफ जो आप आ गया ब्लीडिंग के साथ आ गया पेशेंट, तो सबसे पहला तो हमको पता भाई क्या, हम ब्लीडिंग के साथ आया तो सबसे पहला हम पढ़ चुके हैं मैटरनल, हम रिससिटेट करेंगे। रिससिटेशन करने के बाद हम दो तरह के हो सकें भाई, एक तो क्या हो रखा है, अनस्टेबल है पेशेंट, तो इसमें तो हम कर दें क्या, सी सेक्शन तुरंत। और अगर स्टेबल है, फिटस भी ठीक है, कोई ब्लीडिंग भी नहीं है फिर बाद में रिससिटेशन के बाद, और पीरियड ऑफ गेस्टेशन जो अभी 34 वीक से कम है, तो इसमें फिर आप क्या करेंगे, उसको एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट देंगे, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। हम एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट में क्या क्या होगा भाई, एडमिट करेंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे उसका, ताकि बच्चे की क्या हो, रेस्पिरेटरी डेवलपमेंट हो, मतलब मैच्योरिटी आ जाए, रेस्पिरेटरी सर्फेक्टेंट बन जावे। और मैग्नीशियम सल्फेट देंगे भाई, और अपना टोकोलाइटिक्स दे देंगे,
तो ये चीज़ आप उसका मैनेजमेंट करेंगे प्लेसेंटा प्रेविया का। अब हमारा हो गया प्लेसेंटा प्रेविया। अब हम अगला देखते हैं क्या, नेक्स्ट है अगला एंटीपार्टम हेमरेज है अब्रेप्शियो प्लेसेंटा। तो अब्रेप्शियो प्लेसेंटा देखते हैं। तो हम अब्रेप्शियो प्लेसेंटा देख ही चुके हैं भाई, क्या होता है भाई कि किसी कारण क्या हो जाना, कोई भी कारण, जैसे जैसे कोज पढ़ते हैं हम पहले, मेनली कोज है पोस्टपार्टम हेमरेज या ट्रोमा जिसकी वजह से क्या हुआ कि अपना सेपरेशन हो गया किसका, प्लेसेंटा का सेपरेशन होगा फ्रॉम यूट्रस। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, अब्रेप्शियो प्लेसेंटा बोलते हैं। तो रिस्क फैक्टर क्या क्या है भाई, रिस्क फैक्टर क्या क्या है, तो रिस्क फैक्टर आगे सबसे पहला भाई एज बढ़ गई, ज़्यादा एज है, स्मोकिंग है, पोस्ट प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, ट्रोमा है, प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, पॉलीहाइड्रोमिनोज है, या फाइब्रॉइड्स है यूट्रस में, या 7 लूपस एंटीकोगुलेंट एंटीफॉस्फोलिपिड टाइप का एंटीबॉडी है। तो इन कंडीशंस में क्या हो सकता है भाई, प्लेसेंटा अब्रेप्शिया देखने को मिल सकता है। अब टाइप देखते हैं भाई, इसके टाइप कौन से होते हैं भाई। ये हमारी यूट्रस है, ये हमारी यूट्रस है। तो एक तो हमारा ये प्लेसेंटा अटैच है ऐसे, अब ये अटैच हो गया, सेपरेट हो गया, एक तरफ से सेपरेट हो गया, और अब यहाँ से ये मदर की स्पाइरल आर्टरीज है, इनसे ब्लीडिंग जो होगी वो इंटरनल ओएस से बाहर की तरफ आ रखी है। यहाँ पे ब्लीडिंग, ये ब्लीड कर रहा है यहाँ से, तो ये ब्लीडिंग दिख रही है अपन यहाँ पे। तो ये कौन सा टाइप होगा, ये होगा रिविल टाइप। ठीक है, रिविल टाइप के बाद एक होगा दूसरा प्लेसेंटा जो होगा वो सिर्फ बीच में से अनसेपरेटेड है, दोनों तरफ से क्या है, पेरिफेरी से चिपका हुआ है। तो क्या होगा, इसकी वजह से ब्लीडिंग, कोई ब्लीडिंग नहीं दिखेगी अपन है, ये दिखेगा कंसील्ड टाइप। इसमें क्या होगा, यूट्रस का साइज इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन साइज ऑफ यूट्रस। तो जो नॉर्मल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी का साइज है ना, वो इक्वल नहीं रहेगा इसके यूट्रस के साइज से। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंसील्ड टाइप का। अब देखते हैं भाई अब क्या होता है, प्लेसेंटा हुआ सेपरेट हुआ, प्लेसेंटा के सेपरेट होती है, रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लेटिन। अब थ्रोम्बोप्लेटिन मेनली तो क्या करवाता है, लेबर स्टार्ट करवा देता है, तो लेबर हो जाता है, हमारा डिलीवरी हो जाती है। और कुछ कंडीशन में लेबर स्टार्ट नहीं हो पाता, मगर ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है। तो इससे क्या होगा भाई, ब्लीडिंग होती रही तो क्या होगा, अमनियोटिक फ्लूइड कम बनेगा, नॉर्मल बात है, ब्लड कम जाएगा तो कम अमनियोटिक फ्लूइड बनेगा। अब अमनियोटिक फ्लूइड कम बनेगा तो क्या देखने को मिलता है, ओलिगोहाइड्रोमिनोस, और क्या देखने को मिल सकता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। तो ये बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिल सकती है अगर क्या है, ये कौन सा, ये है अपना क्रोनिक अब्रप्शन, क्रोनिक क्या होगा, अब्रप्शन होगा। अब देख लेते हैं भाई इसकी ग्रेड्स देख लेते हैं भाई कि कैसे है, मतलब कैसे देख ग्रेड है। तो फर्स्ट ग्रेड क्या भाई कि अब्रेप्शियो प्लेसेंटा था मगर पता ही नहीं चला, हमको कब पता लगा, आफ्टर डिलीवरी। दूसरा अब्रेप्शियो प्लेसेंटा था, हमने ब्लीडिंग हुई उसमें पता लग गया, ब्लीडिंग प्लस पेन, और सब नॉर्मल था। ठीक है, तीसरा अब्रेप्शियो प्लेसेंटा था, ब्लीडिंग हुई, पेन हुआ, प्लस में फीटल डिस्ट्रेस में आ गया। चौथा अब्रेप्शियो प्लेसेंटा था, ये हुआ, फीटल डिस्ट्रेस भी हुआ, प्लस में मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस आ गई, जैसे शोक प्लस माइनस DIC, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आ गई। अब हमको पता है भाई मैनेजमेंट वही सेम मैनेजमेंट है भाई, हम पढ़ चुके हैं। आया सबसे पहला आप हमने क्या किया, रिससिटेट किया, रिससिटेशन किया। रिससिटेशन के बाद वही अगर स्टेबल है तो क्या करेंगे, अगर स्टेबल है और तो क्या करेंगे आप, तो अगर 31 वीक से कम है, या सॉरी 34 वीक से कम है, या 34 वीक से ज़्यादा है। अगर 34 वीक से ज़्यादा है तो तुरंत आप क्या करोगे, वेजाइनल डिलीवरी। और 34 वीक से कम है तो हमने करना पड़ेगा एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, वही हमने एडमिट करना पड़ेगा, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, निफिडिपिन मतलब टोकोलाइटिक्स, मैग्नीशियम सल्फेट,
मॉनिटरिंग, तो ये हमने एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट देना पड़ेगा। और अगर 34 वीक से बाद आए तो हमने वेजाइनल डिलीवरी कर देनी है। और अगर अभी भी अनस्टेबल है रिससिटेशन के बाद तो क्या करो, एमरजेंसी सी सेक्शन कर दो।